नमस्कार दोस्तों, मैं विकास। और मैं नीति। आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस और कमेंट्स आए कि भाई आपने वीडियोस तो बनाए पीआर के लिए, डायरेक्ट पीआर के लिए, फिर यहाँ पे अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हो तो आप पीआर कैसे ले सकते हो स्टूडेंट वीज़ा पे। बट आप ऐसा कोई वीडियो बनाओ जो वर्क वीज़ा लेके हम इंडिया से डायरेक्ट यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आए, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो स्टूडेंट वीज़ा पे नहीं आना चाहते। कई लोग होते हैं जो डायरेक्ट पीआर के लिए एलिजिबल नहीं होते। जैसे कई सारे वीज़ा डायरेक्ट अवेलेबल है पीआर के लिए, जैसे हमने 186 का वीडियो बनाया हुआ है। बट कई लोग एलिजिबल नहीं हो पाते उसके लिए, और कई लोगों को स्पॉन्सरशिप नहीं मिल पाती, और उनको स्टूडेंट वीज़ा भी नहीं लेना होता, तो वो क्या कर सकते हैं। तो उनके लिए आज का वीडियो हम लेके आए, जिसमें हम आपको वीज़ा बताने वाले हैं जो आपको हेल्प करेगा। अगर आपको स्टूडेंट वीज़ा नहीं लेना है और आप पीआर भी नहीं ले सकते, तो आप यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में वर्क वीज़ा लेके कैसे आ सकते हो। तो आज के वीडियो में हम वर्क वीजा के बारे में बात करेंगे। 476 स्किल रिकॉग्नाइज ग्रेजुएट वीजा। इस वीजा में जो एलिजिबल कंट्री के ग्रेजुएट इंजीनियर्स होते हैं वो इस वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 476 वीज़ा लेने के लिए आपने स्पेसिफाइड यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, इंस्टीट्यूशन से आपने अपनी डिग्री की होनी चाहिए। जो डिग्री का लेवल अलग अलग होता है, वो लेवल की अगर आपने डिग्री की होगी लास्ट 2 ईयर्स में, तो ही आप इस वीज़ा के लिए एलिजिबल हो सकते हो। तो आपके पास कौन से लेवल की इंजीनियरिंग होनी चाहिए? बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, डॉक्टरल, पीएचडी, या तो फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। इन सारों में से आपके पास अगर कोई भी डिग्री है तो आप इस वीजा के लिए एलिजिबल हो सकते हो। और फिर आपके पास कौन सी फील्ड की डिग्री होनी चाहिए। मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे तो कॉमन है। उसके साथ साथ अगर आपके पास केमिकल, स्ट्रक्चरल, माइनिंग, प्रोडक्शन एंड प्लांट, ऐसी कोई इंजीनियरिंग की डिग्री होगी तो भी आप इस वीज़ा के लिए एलिजिबल हो सकते हो। लिस्ट बहुत लंबा है, बहुत सारी इंजीनियरिंग की फील्ड अवेलेबल होती है जो आप कर सकते हो, और इस वीज़ा के लिए भी वो बहुत सारी फील्ड अवेलेबल है। बट ये बेसिकली कॉमन फील्ड है जो बहुत सारे इंजीनियर्स करते हो, और अगर आपके पास ये होगी तो फिर आप इस वीज़ा के लिए इजीली एलिजिबल हो सकते हो। तो अगर आपके पास इसमें से कोई इंजीनियरिंग की डिग्री हो, बट जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आपका इंस्टीट्यूशन स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपका इंस्टीट्यूशन स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन है। तो वो पता करने के लिए आप वॉशिंगटन अकॉर्ड के आर्टिकल देख सकते हो कि उसमें बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज के सिग्नेटरीज है, जो उन लोगों ने मिलके ग्रुप बनाया हुआ है कि अलग अलग यूनिवर्सिटी, अलग अलग देश की जो होती है, अलग अलग कंट्रीज की मिलके उन्होंने इंजीनियर्स को ऐसी असेसमेंट देते हैं कि भाई आप कोई यूके का इंजीनियर हो, उसको इंडिया में काम करना हो, तो अगर उसके पास यूके की इंजीनियरिंग की डिग्री हो और उसने असेस करवाई है तो वो एलिजिबल हो सकता है इंडिया में काम करने के लिए। उसी तरह से अगर आपके पास इंडिया की डिग्री हो और आपको अगर ऑस्ट्रेलिया में एज ए इंजीनियर काम करना है, तो अगर आप अपनी डिग्री असेस करवा देते हो इंडिया की इंजीनियरिंग बॉडी से, तो फिर आप ऑस्ट्रेलिया में काम करने के लिए एलिजिबल हो सकते हो। ऐसी बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज ने मिलकर एक ग्रुप बनाया है जिसको वॉशिंगटन अकॉर्ड कहते हैं। उसकी बहुत लंबी पीडीएफ है, उसमें बहुत सारे अलग अलग रूल्स है और बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज है जो इसमें पार्टिसिपेट है। तो हमारा इंडिया भी, और बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सारी कंट्रीज भी इसमें एज अ प्रोविजनल मेंबर्स है। बट एक बार अगर प्रोविजनल मेंबर आप हो गए तो फिर ओवर द टाइम आपको सिग्नेटरी मेंबर्स भी बना देते हैं। तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि कोई भी अगर इंजीनियर ग्रेजुएट है हमारी कंट्री का, तो वो ये सारी कंट्रीज में, नॉट ओनली इन ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज, डेवलप कंट्रीज है जिसमें आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री अगर आपके पास असेसमेंट होगा तो वो कंसीडर करेंगे। तो अलग अलग कंट्री की अलग अलग इंजीनियरिंग बॉडी होती है। तो अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में इंजीनियर्स कैनेडा, इंडिया में नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन। तो ऐसे अलग अलग कंट्री की अलग अलग इंजीनियरिंग बॉडी होती है। तो अगर इंडिया से आपने स्टडी की है तो आपकी जो स्टडी होगी, आपका जो इंस्टीट्यूशन होगा वो नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन के अंडर आता है, तो आप इस वीजा के लिए एलिजिबल हो सकते हो। उसके साथ साथ अगर आपने अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस खड़गपुर, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद से अगर डिग्री ली होगी, तो फिर भी आप इस वीजा के लिए एलिजिबल हो सकते हो। तो ये वीजा लेने के लिए आपको आईएलटीएस या तो पीटी की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आपको आईएलटीएस देनी है तो इसमें भी बेसिक की रिक्वायरमेंट है, आपको ओवरऑल 6 लाने, और इच मॉड्यूल में, किसी भी मॉड्यूल में आपके 5 के अंडर नहीं होने चाहिए। एक दो मॉड्यूल में आपके 5 बैंड है तो ठीक है, आपको ओवरऑल 6 करना है। और अगर आप पीटी देना चाहते हो तो पीटी में भी आपको ओवरऑल 50 लाना है, और किसी भी मॉड्यूल में आपके 36 के नीचे नहीं होने चाहिए। तो इसमें बेसिक की रिक्वायरमेंट है, इतना हाई स्कोर लाने की जरूरत नहीं है आपको। और आपके पास 485 और 476 वीजा पहले से नहीं होना चाहिए। 485 वीजा मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएट वीजा बोलते हैं, जिसके अगर आपने स्टूडेंट वीजा पे आप यहाँ पे आए हो तो आपका स्टूडेंट वीजा खत्म होने के बाद आपको टेम्पररी टीआर मिलता है, जो वो वीजा के अगर आपके पास ऑलरेडी है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। और वो वीजा जिसके पास होगा वो अप्लाई करेगा भी नहीं, क्योंकि उन लोगों के पास ऑलरेडी 3 साल का वीजा होगा। अब तो वो भी बहुत बढ़ गया है, 3 या 4 साल का वो वीजा होता है। और फिर ये वीजा जो ये 476 वर्क वीजा है, ये तो सिर्फ ओनली 18 मंथ का ही होता है, तो कोई ऐसा अप्लाई करेगा भी नहीं, पर वो कर भी नहीं सकते।
तो नॉर्मली आप देखोगे कि आप सारे कोई भी वीज़ा यहाँ पे अप्लाई करोगे तो एज लिमिट यहाँ पे 45 के अंडर होती है ज़्यादातर वीज़ा के लिए। बट ये वीज़ा ऐसा है कि जिसमें एज लिमिट 31 है। आपकी एज 31 से अंडर होनी चाहिए। बट आप देखने जाओगे तो आपकी एज वैसे भी 31 के अंडर ही होगी, क्योंकि इस वीज़ा की कंडीशन ही है कि आप 2 साल के बाद, मतलब 2 इन बिटवीन 2 ईयर्स आप अप्लाई कर सकते हो अपनी अपनी ग्रेजुएशन के बाद। तो अपनी ग्रेजुएशन आप नॉर्मली कौन से ईयर में खत्म करते हो? तो आप 22 के होंगे, 24 के होंगे या 26 ईयर के होंगे, तब आपका आगे शायद ज़्यादातर पीएचडी या उससे ज़्यादा कोई कोर्स होगा नहीं। तो प्रैक्टिकली देखने जाए तो वैसे भी आपकी एज 31 से ऊपर नहीं होने वाली आपकी, ये आपको अगर ये वीज़ा अप्लाई करना है तो ये 31 एज लिमिट है, बट वो इतना अफेक्ट नहीं करेगी किसी को, क्योंकि आपको सीधा डायरेक्ट वो जो आप अपना ग्रेजुएट इंजीनियरिंग खत्म करोगे उसके बाद ये वीज़ा अप्लाई करना है तो। और बाकी सारे वीजा की तरह इस वीजा में भी आपको अपना कैरेक्टर रिक्वायरमेंट और हेल्थ रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होती। तो कैरेक्टर रिक्वायरमेंट क्या है? तो कैरेक्टर रिक्वायरमेंट में आपको अपना पुलिस चेक दिखाना होता है, आपको अपनी कंट्री का पुलिस चेक करवाना है, वो दिखाना है कि आपको कोई क्रिमिनल हिस्ट्री तो नहीं है। अगर किसी की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है तो उन लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है, फिर उन लोगों को सारा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि किस वजह से उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है और क्या है, तो उन लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, वरना नॉर्मल लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और सिमिलरली अगर हम हेल्थ रिक्वायरमेंट की बात करें तो हेल्थ रिक्वायरमेंट में वही है कि उसमें आपका सारा चेस्ट टेक और फिर ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट, ये सारे टेस्ट होते हैं। नॉर्मली जो रिक्वायरमेंट होती है वो, अगर किसी को सीवियर बीमारी है जैसे कि टीबी और ऐसी कोई सीवियर बीमारी है तो उन लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, वरना इसमें भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये दोनों सबका क्लियर ही हो जाता है। और ये वीजा अप्लाई करने के लिए आपको दूसरी एक चीज भी चाहिए, आपको अपना यहाँ का हेल्थ इंश्योरेंस भी लेना पड़ेगा, जो ओवरसीज विजिटर हेल्थ कवर होता है वो आपको लेना पड़ेगा ये वीजा अप्लाई करने के लिए। और आपका कोई प्रीवियस वीजा कैंसलेशन या तो वीजा एप्लीकेशन रिफ्यूजल नहीं होना चाहिए। तो आपको क्वेश्चन होगा कि आपको अगर ये वीज़ा मिल गया तो आप ऑस्ट्रेलिया में कितने टाइम के लिए रह सकते हो? तो आप ये वीज़ा के साथ ऑस्ट्रेलिया में 18 मंथ्स के लिए रह सकते हो, बट ये वीज़ा लेने के बाद आपके पास बहुत सारे पीआर पाथवेज ओपन हो जाएंगे। वो पीआर पाथवे के लिए भी हम एक वीडियो बनाएंगे कि भाई अगर आप ये वीज़ा लेके यहाँ पे आ रहे हो तो आप कौन से तरीके से अपना फिर एक्सटेंड करवा सकते हो और फिर अपना फ्यूचर पीआर कैसे ले सकते हो। क्योंकि अगर आप यहाँ पे आओगे तो आपके पास फुल टाइम वर्क राइट होगा, तो उसके साथ आप बहुत सारे स्टेट्स के लिए पीआर के लिए एलिजिबल हो सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसकी वीज़ा फीस कितनी है, तो इसकी वीज़ा फी अराउंड $465 है अभी के लिए। इसकी कम ज़्यादा भी हो सकती है अगर आप 1-2 साल के बाद अप्लाई कर रहे हो तो। उसके बाद अगर हम बात करें इसका प्रोसेसिंग टाइम क्या है, तो प्रोसेसिंग टाइम अभी वेबसाइट पर दिखा दे रहा है कि भाई 43 मंथ्स में 90% एप्लीकेशन खत्म होगी। बट मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि बहुत सारे लोगों को अब वीज़ा आने लगा है 2-3 महीने में, 4 महीने में 476 वीज़ा की एप्लीकेशन उन लोगों ने फास्ट कर दी है। बट बहुत सारे लोग ऐसे भी है जिन्होंने 2021-22 में जिन्होंने फाइल लॉन्च की थी उनका अभी तक वीज़ा नहीं आया, और ऐसे लोग भी है जिन्होंने 2023 में जनवरी-फरवरी में फाइल लॉन्च की थी उनका वीज़ा आ गया है। तो ऑस्ट्रेलिया का जो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम है वो प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल है। बट मतलब अगर आपने वीज़ा अप्लाई किया है तो हम विश करेंगे कि आपका वीज़ा जल्दी से जल्दी आ जाए। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन 476 वीजा के बारे में कि 476 की रिक्वायरमेंट क्या है, आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी तो आप ये वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो जिन लोगों को स्टूडेंट वीजा पे नहीं आना और आप पीआर के लिए डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, तो ये वीजा आपके लिए बेस्ट है कि आप यहाँ पे वर्क वीजा लेके आ जाओ और फिर आगे आप पीआर की प्रोसेस भी कर सकते हो। उसके डिफरेंट पाथवे वो आप सर्च करके उसके हिसाब से आप आगे पीआर भी ले सकते हो। आपका जितना भी हमें सपोर्ट मिल रहा है उसके लिए बहुत ही धन्यवाद। आपके सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसे और वीडियो बनाने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।